नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट को लेकर के। जो हमारे आसपास में कुछ रिटेलर्स की शॉप्स होती है जहां पे आप जाकर के शॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को लेकर के। तो कंपनी में एक कह सकते हैं मल्टी ब्रांड्स को एक ही स्टोर एक ही जगह पे रखा हुआ है और इनको रिटेलर के लिए खोलता है। और एज ए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री होती है। तो इस स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। नाम ही से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पे कामकाज करती होगी। अब मैं क्यों इतना कह रहा हूँ पता है, मैं कोई इसकी ब्रांड की प्रमोशन से एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। इसे ये कंप्लीटली स्टॉक मार्केट की लर्निंग के लिए बात कर रहा हूँ। तो किसी भी कंपनी को जानने से पहले, स्टॉक को जानने से पहले उसकी कंपनी के बारे में कुछ बिजनेस को जानना जरूरी है। क्या जो बिजनेस है, जैसे हमारी नज़र में हो या बुक्स के बेसिस पे कहता है, क्या वो सस्टेनेबिलिटी बनती है या कुछ और क्या। इसीलिए इसको हम अपने आसपास की चीज़ों से भी थोड़ा सा रिलेट करके देखते रहते हैं। तो जानते हैं इस कंपनी को लेकर के, वो कंपनी कहती है स्टेटिकल इन्फॉर्मेशन में करीब 15 लाख स्क्वायर फीट जो है इनका रिटेल शॉप्स की एरिया की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये कहती है कि हमारे पास करीब 2700-2800 के आसपास एम्प्लॉय हैं। करीब 70 से ज़्यादा की ब्रांड्स की ये अपने पास स्टोर करती है। और स्टोर की बात करते करीब 173 स्टोर हैं पूरे इंडिया के अंदर। और करीब करीब 4 डिकेट से कंपनी कामकाज करती है। और इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देती थी कंपनी, जो नियरली देखा जाए तो ये कहती है कि साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी ब्रांड्स है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर साउथ इंडिया में, ये बात कहती है। चलिए, और स्टॉक के ऊपर हम जानते हैं कंपनी के स्टॉक के बारे में क्या कहती है, इसमें नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे चार्ट लेवल में आखिर क्या सेम प्राइस जोन के आसपास लगातार चलती है, खरीदारी बिकवाली का प्रेशर चलती रहती है। उसमें क्या कहती है, क्या अक्सर क्वेश्चंस होते हैं मन में, जो क्या ये प्राइस जो है वो सस्टेन करने वाली है, नहीं है, क्या कर सकती है। तो आज इसी को लेते हैं और इसको भी हम कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे, जो कि कुछ लिंक करके ले जाएंगे आखिर क्या क्या लिंक बनती है। जो भी डेटा होगा वो फॉर्मूला बेसिस पे है डेटा। यहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 35 रुपये। इंट्रेंसिक वैल्यू में कहती है करीब 80 रुपये। तो यहाँ पे देखने को ये मिली कि इसका करीब देखा जाए तो 2.5 गुने के आसपास की क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू। इसके बाद आती है एक सवाल आता है मन में, जैसा कहते हैं एक सिंपल से लॉजिक करते हैं कि स्टॉक में पी छोटा होना चाहिए। पी छोटा का मतलब होता है कि जिस भी मेला में जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे भीड़ सोच रहे हैं कि भीड़ थोड़ा सा कम हो, धक्का मुक्की कम हो, शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और आप अच्छे से निगोशिएट कर सकते हो। उसी निगोशिएट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में भीड़ की बात करता है। किसके लेवल पे, यदि अर्निंग करता है कोई सी कंपनी 5 रुपये का, किसके बेसिस पे, 10 रुपये के नॉमिनल वैल्यू और बुक वैल्यू कितने का, 35 रुपये का। मतलब ये आंकड़ा करीब 35 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है। अगर आप उसकी अर्निंग की पोर्टिशन देखो तो करीब 5 रुपये की अर्निंग करता है फेस वैल्यू से। और आपको खरीदने के लिए जाना है तो मार्केट में सोचते हैं कि भीड़ थोड़ा कम हो, तो भीड़ की बात करें तो उसको कहते हैं स्टॉक का पी। अब यहाँ पे भीड़ क्या हुआ, करीब करीब इसके बेसिस पे 45 गुने की भीड़ है, जिसकी वजह से ये होता है। और ये हमेशा भीड़ की वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज होती रहती है। और वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर होता है जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम पे ही डिपेंडेंसी बनती है, क्या मार्केट में जो डिमांड बनी या सप्लाई चेंज चेंज हो रहा है, वो वॉल्यूम क्या उसी लेवल से चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अब आते हैं, देखा जाए तो इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उनकी वही की बात करते हैं, वो कहते हैं 57 का, जबकि ये कहता है 43 का। और इन दोनों को यदि आपस में देखा डिमांड को लेकर, तो बाकी कंपनियां जिनके पेयर्स में है उनमें ज़्यादा खरीदार बैठे हैं, उनकी ज़्यादा डिमांडेबल है। और यहाँ पे डिमांड क्या कहता है, 43 के आसपास कहता है। क्राउड की बात कर रहा हूँ, भीड़ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से ऑब्वियसली करीब 15 से 20% यदि जंप करता है, नियरली देखा जाए तो
कितना परसेंट की जंप होना चाहिए? 45 से लेकर के देखा जाए तो करीब करीब 30% से ज़्यादा की जंप होना चाहिए। और यदि 30% की जंप यहाँ से होती है तो कहाँ जाएगी? 30 दूनी 60, 282 के आसपास, 200, मतलब ये कह सकते हैं कि हायर टू लास्ट इन द 300 के आसपास जा सकती है यदि इसके हिसाब से डिमांड बनी तो। अब डिमांड जो बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, वो तो सवाल हम समझेंगे आगे चल करके। क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, क्या मार्केट बिजनेस इसका जो डेवलप करती है, क्या उसको मार्केट में ग्रो लेवल बनती है, नहीं बनती है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 38 करोड़ के आसपास प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब सिर्फ 73% की होल्डिंग लेके बैठी है। अब आते हैं एक और आंकलन को लेकर के, जहाँ पे ये जो डिमांड सप्लाई है उसमें दो फैक्टर को देखा जाए तो पहला फैक्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरे फैक्टर का नाम है करंट रेशियो। इन दोनों को देखेंगे, क्यों देखेंगे पता है? क्योंकि इन दोनों से एक लिंक है ईपीएस के अंदर। कैसे? एक वो पार्ट है जो कि प्रॉफिट को दबा के रखता है, एक वो पार्ट है जो प्रॉफिट को इंटरेस्ट के बर्डन की वजह से दबा के रखता है, और एक वो पार्ट है जो प्रॉफिट को उगाता है। कैसे? उधार सेल्स करके। तो इसमें रिस्क फैक्टर जानना जरूरी है। उधार सेल्स के अंदर रिस्क फैक्टर कितना बनता है, रिस्क कितने दिन का बनता है वो सबसे बड़ा मायने रखता है। कितने है वो मायने नहीं रखता, रिस्क कितने दिन का है वो मायने रखता है। इसको कहते हैं डेटर्स डे। वो क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। इसके बाद देखा गया कारोशी के बारे में, कंपनी अब कहती है करीब 12%, आरओई के बारे में कहती है 14%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आते हैं अगले पड़ाव पे, तब तक एक नज़र डालते हैं इस कंपनी को लेकर के। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं। तो कंपनी 1980 में बनी थी, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। और बाद में कंपनी देखा गया कि वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट में कामकाज करती है, फोकस इन द लार्ज अप्लायंसेस फॉर द, कहती है द कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन एंड द रेफ्रिजरेटर वगैरह, जो मोबाइल्स वगैरह बनाती है स्मार्ट अप्लायंसेस में भी बेचती है। केवल केवल बेचने का कारोबार है इनका। आते पियर्स में, मुझे लगता है कि इनको पियर्स में यदि शायद सबसे बेटर मुझे याद है, ऐसे मैंने बहुत पहले स्टडी किया था, एक कंपनी का नाम था आदित्य विजन। आदित्य विजन, उस कंपनी को बात करें तो वो कंपनी एक छोटी शहर से आता था, बिहार और सर यूपी में थोड़ा सा पार्ट्स में उसका, जो तक मैंने स्टडी किया था तो उसके कुछ पार्ट्स में उनके स्टोरेज थे, स्टोर थे, वैसे रिटेल को लेकर के। तो उनका भी कारोबार सेम फील्ड का था। यदि होगा पीयर्स में तो ठीक है, नहीं तो उसको देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे पीयर्स में कंपेयर किया जा रहा है डी मार्ट्स, जो कि आपको पता है डी मार्ट्स ब्रेड और बिस्किट भी बेचता है। तो ये कंप्लीटली ट्रेंड की बात करूँ तो कपड़े की मेन ब्रांड्स हैं इनके पास, और भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन शायद कंपेयर किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं रिजल्ट की तरफ मूव करते हुए, और जानते हैं कंपनी को लेकर के। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की तरफ। तो क्या आप सोच रहे हैं मैं इतनी देर से बोर क्यों कर रहा हूँ? देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल में ये देखने को मिला, जो ट्रेंडिंग की बात करें तो पिछले 5 सालों में स्टॉक में करीब 153% का जम था। ऐसे एक साल में देखा गया करीब 42% का, 6 महीने की ट्रेंडिंग में 11% का, और एक महीने की ट्रेंडिंग कहता है जो करीब 1% का जम था। कैसे जम था? क्योंकि कई बार आपसे देखा, कई बार ये बातें निकल के आती है। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम एक ओपन और क्लोजिंग पीरियड का होता है। यदि मार्केट में इस प्राइस के आसपास किसी ने लिया, ब्रेकआउट के आसपास, तो सोचिए मार्केट में कितनी की उछाल मारी। इस उछाल को कह सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेचा, उनकी क्या रुतबा हो, और जिन लोगों ने यहाँ पे आकर लिया, उनकी सिचुएशन क्या बनी होगी, वो सोचिए। आते हैं समझेंगे इसको एस्पेक्ट पे, आखिर उसकी क्या कहती है इसको। क्योंकि मार्केट में एक ही चीज पे टिका हुआ है, इसका नाम है टारगेट। इसका नाम है टारगेट। क्यों कहता हूं, इसके लिए हम आगे चलेंगे।
सेल्स के बारे में देखा गया तो कंपनी का मैनेजमेंट ने जब अपडेट किया, कहती है वाई वाई में क्या कहती है, लगातार जंप, क्यू और क्यू में जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के आसपास नियरली रहा, कोई फेरबदल नहीं था। इंटरेस्ट के बर्डन की बात करें तो वो भी 1 करोड़ के आसपास की इंक्रीज होती नजर आई। और नेट प्रॉफिट भी देखा गया कि इसमें यदि वाई वाई से कंपेयर किया जाए तो नियरली 20% की क्या थी, जंप थी। और क्यू और क्यू से कंपेयर करें तो शायद नियरली देखा गया करीब 55 से 60% के आसपास की जंप देखने को मिली। अब आते हैं ईयरली बेसिस में, क्योंकि दोनों चीज को देखना चाहिए, क्या ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रही है, क्वार्टरली पे कर रही है, क्योंकि कुछ चीजें तो फाइनेंशियल्स ईयरली बेसिस होता है, और खास के कुछ लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टरली कहा गया, क्योंकि इन्वेस्टर के मन में, दिमाग में जो अवेयरनेस की है चीजें हैं वो तक पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि कंपनी की हर क्वार्टर की क्या ग्रोथ लेवल है। इसके बारे में वाई वाई में देखा गया कंपनी की लगातार रेवेन्यू बढ़ बढ़ती नजर आई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नियर अबाउट 7% के आसपास रही है। और प्रॉफिट के आकलन करके देखें नेट प्रॉफिट को, तो वो कहती है नियरली लगातार ग्रो लेवल था, 123 से 184 करोड़ होता है, 144 से 196 करोड़ पे चली जाती है। ये इसके पॉइंटर। अब ये जो पार्ट्स है, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो पार्ट्स है ना, ये एक बुक किया हुआ पार्ट्स है, जिसके बेसिस पे हमने देखा कि इनका ईपीएस में नजर आती है। ईपीएस के बेसिस पे हमने भीड़ को आकलन किया, स्टॉक के प्रति भीड़ कितना, इंटरेस्ट कितना है। अब आते हैं एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर, जहाँ पे हम बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में कुछ कुछ डेटा निकल के आती है, जहाँ पे बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर देखा जाए तो बोरोइंग्स लगातार इन्होंने क्या किया, बढ़ाया है। अब एक सवाल होता है कि बोरोइंग्स लो करके किया क्या, क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्ट भर भर के खरीदा, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया, या फिर उन्होंने अपनी फिक्स एसेट्स को इंक्रीज किया, या स्टोर बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स में कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो यहाँ पे पैसा यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने फिक्स एसेट्स को लिया। अब दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पे ये भी निकल के आता है, इनके पास मार्केट में जो वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस था वो भी करीब 45 के आसपास, इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं है। और मार्केट में जो डेटर पड़ा हुआ है वो 181 करोड़ का था लास्ट मोमेंट में। 181 करोड़ के बेसिस पे यदि ये भी देखा जाए कि आखिर इनकी प्रॉफिट को आकलन को और 184 करोड़ की नेट प्रॉफिट का आकलन से 181 करोड़ का टोटल डेटर है, जो कि 6,000 करोड़ के जो टोटल सेल्स था उसका परसेंटेज देखना जरूरी है। और जो यहाँ पे था पूरा का पूरा खप जाता है। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है, आखिर रिस्क कितने दिन के लिए। रिस्क जितना लंबा होगा मार्केट उसकी थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। यहाँ पे ये देखने को मिला कंपनी के पास जो रिस्क फैक्टर था वो 11 दिन का बनता नजर आता है, जो कि पिछले पीरियड से थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। और हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है इसको लेकर के, जो सेल्स ग्रो की बात करते हैं नियरली 3 साल में 25%, प्रॉफिट की बात करते करीब 46% के आसपास, स्टॉक प्राइस सीजीआर पिछले 1 साल में तो 44% तक की जंप किया। और रिटर्न इक्विटी के नियर अबाउट एवरेज 15% के आसपास की बनी। अब आते हैं एक सवाल को लेकर के, एक सवाल ये होता है कि क्या जो प्राइस है, ये प्राइस क्या एंट्री का पॉइंट है, एग्जिट का पॉइंट है। हर वो प्राइस एंट्री और एग्जिट का प्राइस, यदि ऐसा नहीं होता तो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता। नहीं तो सब के सब सोच के बैठे रहते, अच्छा इस प्राइस पे आएगा तो कर देंगे, इस प्राइस पे आएगा तो बेचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप मार्केट इंटर कर रहे हैं, मार्केट की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वही सर्वोपरि होता है। किसी भी स्टॉक को लेकर के मैं बात करूँ, केवल इसी को लेकर के नहीं, किसी भी स्टॉक को लेकर दिखा दे, उस सर्वोपरि में आपकी टारगेट क्या है, हमारी टारगेट क्या है।
हमारी टारगेट है, उस टारगेट को देखना चाहिए। उस टारगेट में दो चीज का आकलन करता किया जाता है क्या। यदि जो टर्म टारगेट की बात करूं तो उसमें फंडामेंटल स्ट्रेटजी देखा जाता है, कंपनी लगातार ग्रो करने वाली है नहीं है, बिजनेस मॉडल क्या कहती है। और वैसे चार्ट को ट्रेंड के बेसिस पे ग्रो लेवल देखा जा सकता है, दोनों को ट्रेंड को मूव कर दीजिए, मर्ज करके हाइब्रिड कर दीजिए, मार्केट की एक्टिविटी पता चल जाता है। जो पहले निकल जाए वही सबसे बेटर है। तभी तो मार्केट में आप देखेंगे तो हर दिन हर सेकंड ट्रेडिंग होता है, नहीं तो फिर कैसे होगा। अब कहते हैं कि मार्केट एंट्री का पॉइंट क्या है, एग्जिट का पॉइंट क्या है। हाँ, एक बात तो है, एंट्री और एग्जिट की पॉइंट में एक चीज निकल के आती है, वेटिंग। इसमें होता है क्या है, जो इस टाइम में आपको लगा अच्छा मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरना है, अब इस टाइम पे जिस लोगों ने लिया वो भी तो ले रहे हैं ना। एक बेचने वाले थे, बेचने वाले के बाद सीजन ऑपरेटर ने यहाँ पे स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सुबह सुबह स्टार्ट किया, वो यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ से सीधे के धराम, नहीं यहाँ पे स्टार्ट किया, ऊपर धराम तक गया, फिर लेकिन सस्टेन नहीं किया। लेकिन यदि आप आंकलन करके देखेंगे मार्केट भले ही क्या था, निगेटिव था, लेकिन पिछले दिन से तो पॉजिटिव था। लेकिन क्या था, पॉजिटिव रहा। चलिए जानते हुए अगले कदम पे चलते हैं, जानते हैं इसको लेकर, जहाँ पे हम एक रिजल्ट की तरफ देखते हैं। और रिजल्ट में देखा गया यहाँ पे कुछ चीज़ें की अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे कहती है कि सेल्स रिवेन्यू लगातार 16% बढ़ी है, एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट नेट इनकम में करीब 20% की जंप थी। और ये भी देखने को मिला कि वीटा करीब करीब 17-18% की जंप के साथ कारोबार किया। वैसे ही यहाँ पे चार्ट को देखें, चाहे स्टैंडअलोन डेटा की बेसिस बात करें या कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें, तो लगातार क्या थी, नेटवर्थ काफ़ी कम है, सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुमने देखा है तो काफ़ी कम है, नियरली 6-7% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो नेट प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी कम, 3% के आसपास होगी निकल के। स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कहती है तो इनमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल के आती करीब 3% का, जो मैंने कहा 3% के आसपास, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना, 3% के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से थोड़ा सा ग्रो लेवल किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो लेवल ये बनी है स्टैंडअलोन डेटा की। अब आते हैं सेंटिमेंटल को लेकर के, उसके बाद चलेंगे अगले पड़ाव पे, आखिर क्या कहती है इसको लेकर। एक नज़र डालते हैं सेंटिमेंटल की तरफ और चलते हैं। क्या कहते हैं इसके सेंटिमेंटल, तो डॉक्यूमेंट के अंदर देखा जाए लेटेस्ट अपडेट में, तो उसमें क्या अपडेट निकल के आती है। एक अपडेट निकल के आया था 21 घंटे पहले की, जो अनाउंसमेंट ऑफ द अंडर रेगुलेशन ऑफ द स्ट्राइक लॉकआउट एंड द डिस्टर्बेंस की बात करिए था। उसमें क्या ऐसा था, इसके पहले क्लोजर ऑफ द वन ऑफ द रिटेल स्टोर की बात, उन्होंने क्लोजिंग की बात किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन की बात, उन्होंने कमिटमेंट की बात किया था एक स्टोर को। एक अलग अलग एस्पेक्ट से देखते हैं, पहले उन्होंने क्या कहा था। एक 16 अगस्त को अपडेट आया था कंपनी को लेकर के, अगस्त में ये अपडेट 16 का ये अपडेट आया कि इनके पास, कंपनी ने कहा कि हमारे पास क्या हो रही है, ऑपरेशन ऑफ द न्यू मल्टी ब्रांड स्टोर अंडर द ब्रांड नेम इन द बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से 16 अगस्त को उन्होंने स्टार्ट किया। जो कहते हैं इनका एड्रेस था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपने स्टार्ट किया एक नया स्टोर की बात किया। उसके बाद जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से स्टार्ट हुआ, इसके बाद इन्होंने फिर दोबारा अपडेट दिया, क्लोजर ऑफ वन रिटेल स्टोर की बात इन्होंने किया, एक ओपन किया। और दूसरे के बारे में कहती है कि हमारे पास एक स्टोर थी, शेड्यूल 3 में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक हैदराबाद की स्टोर थी, जो कि उन्होंने उनको उन्होंने मॉल के अंदर था, उनको उन्होंने बंद किया। ऐसा अपडेट देखने को मिला। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखें,
तो उसके बाद एक और अपडेट निकल के आती थी, और अपडेट ये था कि बस स्ट्राइक और लॉकडाउन को लेकर के अपडेट। आखिर ये क्या था इसको लेकर? तो कहती है जो कि ड्यूरिंग द जो कि इस कंपनी को लेकर के नाइट ऑफ द 12 तो लेकर के जो 12 नवंबर से जो 23 तक की जो बातें थी, कब को लेकर के ये कहती है जो कि अपडेट इन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फायर एक्सीडेंट डेट इज एक्यूज ड्यूरिंग द कि इंटरवेनिंग नाइट ऑफ द 12 और 13 नवंबर 2023 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया स्टोर लोकेटेड एट द हैदराबाद में, उसको लेकर के इनके एम्प्लॉय वगैरह ने कुछ किया होगा। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द एक्सेप्टेड द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम अमाउंटिंग ऑफ द रुपीज 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन दिया। कहती है उसके बाद कहती है कि अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द 3 करोड़ 25 लाख का जो उन्होंने क्लेम दिया था, उसमें करीब 1 करोड़ का सेटलमेंट हुआ और इनको एक मिला, और वही अपडेट उन्होंने दिया कंपनी ने। फुल और फाइनल सेटलमेंट की उन्होंने बात की। कहती है इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम वाज द अप्रोक्सीमेटली 2.28 करोड़ एंड द इंश्योरर एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ द 1.10 करोड़ का, जो कि इनके स्टोर में साथ आगजनी की हुआ था। उसमें एक एम्प्लॉय वगैरह की कुछ मौत हुई होगी, जिसको इंश्योरेंस क्लेम मिलना था, वो मिलना अब निकल के आया। ये कुछ अपडेट था। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के क्या कहती है। तो यह शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा गया कि प्रमोटर के पास करीब 72% की होल्डिंग और 73 मान लेते हैं, और 27% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इन आपस में यहाँ पे भी एक चीज कहती है, निकलती आती है, जिसका नाम कहती है भीड़ को लेकर के। जो हम हमेशा कहते हैं ना, भीड़ क्या कहती है। देखिए, भीड़ को लेकर के देखा गया कि यहाँ पे नियर अबाउट द सेम भीड़ था, कोई फेरबदल नहीं हुआ। जबकि इसमें करीब करीब सितंबर 22 के अंदर जब शायद लिस्टिंग हुआ होगा, उस टाइम पे 1,20,000 के आसपास शेयर होल्डिंग था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे शेयर होल्डर क्या चले गए, निकलते गए। शेयर होल्डर जो पब्लिक इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होता गया। यहाँ पे इसको कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात। और यहाँ पे ये भी देखा गया कि 16 अगस्त को इसमें काफ़ी सारा बल्क ट्रेड हुआ था, सेल हुआ था, कुछ बाई भी हुआ था ऑर्डर। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें सेल का था। और एक नया फंड की बात करूँ तो यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड और मॉर्गस नॉर्गस बैंक्स, इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, इन्होंने लोगों ने बाई किया इस स्टॉक में। इन लोगों ने बेचा और इन लोगों ने खरीदा 230 231 के आसपास की प्राइस में। अब सोचिए, अब एक बात निकल के आती है, सोचिए, सोचने वाली बात ये है, फिलहाल प्राइस क्या कहता है, 122 के आसपास। और यहाँ पे कंपनी में एक बल्क ऑर्डर होता है, और बल्क ऑर्डर कौन लेता है पता है? लेता है SBI म्यूचुअल फंड, और बाई करता है करीब 1,51,00,000 शेयर 230 पे। उसको 8 रुपये पर शेयर की नुकसान हो रही है। क्या वो निकल तो नहीं रहा? कई बार कुछ ऐसे सवाल मन में आ जाते हैं। इससे पहले कंपनी में ये भी देखने को मिला था, जो 22 के अंदर 23 के अंदर भी मोतीलाल ओसवाल ने इसमें अच्छी खासी पोजीशन लिया था। क्या वो आज भी हैं मोतीलाल ओसवाल? चलिए जानते हैं। प्रमोटर में देखा गया कि पवन कुमार बजाज, इन लोगों ने बेचा था अभी रिसेंटली अपनी स्टॉक को। FI में 4% के आसपास, DI में ये देखने को मिला कि 16% के आसपास। उसमें निपॉन लाइफ के अलावा मोतीलाल ओसवाल की पोजीशंस लगातार बनी। अभी नया जब अगला पीरियड आएगा उसमें मिलेगा ये जो SBI ने भी अपनी पोजीशन को बनाया है कंपनी में। इसके बाद पब्लिक की होल्डिंग के बाद में केवल 5% की होल्डिंग है। मतलब ये जो पब्लिक के पास शिफ्ट हो रही है ना, ये पब्लिक के पास शिफ्ट हो रही है, FI के पास, सॉरी, DI के पास शिफ्ट होती नजर आती है। जहाँ पे रिटेलर की बात करें तो रिटेलर में ये देखा गया कि जो इंडिविजुअल की बात करते हैं उसमें ये लिस्ट थी, करीब करीब 4% के आसपास ही होल्डिंग।
और उसमें नंबर ऑफ शेयर कितना था, 1 करोड़ करीब 70-75 लाख के आसपास के शेयर इनके पास थी। रेस्ट जो होल्डिंग था वो किसके पास है, बड़े के पास है। अब सवाल ये भी आता है क्या इस टाइम में जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ी, वॉल्यूम की बात करें, ये कब एंट्री हुआ था, 16 अगस्त को एंट्री हुआ था ना, तो 16 अगस्त को बड़ी बिग डील हुई थी, इसलिए मार्केट में क्या हुआ, एक लंबी उछाल लिया। फिर मार्केट ने क्या किया, सेंटीमेंटल में गिरा। अब गिरने के बाद हुआ क्या, देखिए एवरेज के बाद से क्या मार्केट ने बहुत ज़्यादा खरीदारी बिकवाली का देखने को मिला, कहते नहीं यहाँ पे वॉल्यूम आया नहीं। जब वॉल्यूम एवरेज के आसपास ही है तो मार्केट में कोई बात निकल के आती नहीं है। और जैसे कुछ बड़ी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है, एक बड़ी लंबी वॉल्यूम में जब भी आ रही है मार्केट में तो लंबी सी ट्रेड में निकल के आती है। और उस ट्रेड में देखा गया कि यहाँ पे 2023 की बात करूँ ना, मोतीलाल ओसवाल ने इस पे फंड अपनी डाला था। तब से मार्केट आज तक देखिए, यहाँ पे नया SBI आया, SBI जो म्यूचुअल फंड उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्या होगा, एक लंबी उछाल की कुछ तो बड़ी संकेत देता है ना। तो आज की स्टॉक लर्निंग हमने जान रहे थे इसको लेकर के, जहाँ पे पीयर्स में इसको देखा गया कि कंपेरेटिव करके, तो यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड्स की बात आती है, आदित्य बिरला फैशन की बात करती नजर आती है। ओवरऑल हमने परफॉर्मेंस लेवल भी देखा कंपनी को लेकर के, जो लगातार जो कुछ महीनों में कुछ टाइमिंग में देखा गया कि यहाँ पे कई टाइम में यदि इन दोनों की मूविंग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये फिलहाल कहती नजर आती है। अब आती है एक सवाल होता है, तो सवाल पता है क्या होता है, जो हम कह रहे थे ना, जो ये जो प्राइस है, चाहे वो SBI ने लिया या किसी ने लिया, मुझे उनका क्या मोटिव है, एक टारगेट का मोटिव है। उनको एक टर्म टारगेट की चाहिए या ग्रोथ टारगेट की चाहिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। आपकी टारगेट क्या है, कि आपको 20% जंप चाहिए, 10% गिरावट चाहिए, यदि ये है तो इन दोनों में जो भी अचीव हो जाए वो बेटर है, और यदि अचीव लगातार बनती नजर आए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ठीक है। आज के स्टॉक लर्निंग में जान रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट को लेकर, जिसपे स्पेशल जिससे हमारे व्यूअर्स ने कहा था। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजर नहीं किसी स्टॉक को लेकर के, बस एक ही चीज निकल के आया, यहाँ पे SBI ने अपनी लगातार पोजीशन, SBI म्यूचुअल फंड था ना, उन्हें अपने फंड रेज किया है, फंड बनाया है, फंड इन्वेस्ट किया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।